गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने जो घूर्णी निर्देश तंत्र के कारण कोरियोलिस बल के बारे में पढ़ा था, उसका थोड़ा सा टॉपिक शेष रह गया था। तो हमने जो लास्ट फॉर्मूला निकाला था, जो त्वरण का ए वेक्टर बराबर ए डैश प्लस 2 ओमेगा क्रॉस बी डैश प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो यहाँ हमको तीन प्रकार के त्वरण प्राप्त हो रहे हैं। ए वेक्टर बराबर तो होता था d2 आर वेक्टर बटे dt स्क्वायर। ये तो क्या है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र था एस। जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें कण का क्या था, त्वरण है। उस कण का त्वरण है, यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण का त्वरण है। और ए डैश वेक्टर बराबर है d2 डैश आर वेक्टर बटे dt स्क्वायर। ये निर्देश तंत्र जो घूर्णी निर्देश तंत्र था, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश, उसमें कण का क्या था, त्वरण। एंड जो एक दूसरे प्रकार का त्वरण है, जैसे ये ओमेगा क्रॉस ये वाली टर्म है, ये वाला हो गया, ये वाला है, ये वाला होता है ओमेगा क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये वाला है जो अपकेंद्रीय त्वरण होता है, अपकेंद्रीय त्वरण। ये अपकेंद्रीय त्वरण है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन है। और चौथे प्रकार का त्वरण ये था 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर। इसको हम कोरियोलिस त्वरण बोलते हैं, कोरियोलिस एक्सीलरेशन बोलते हैं, कोरियोलिस त्वरण है। तो चार प्रकार के त्वरण होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण, घूर्णी निर्देश तंत्र का त्वरण, कोरियोलिस त्वरण एंड अपकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसको हम पक्षांतर करके निकालते हैं। तो ए डैश बराबर, यानी ये केवल इसी को रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो क्या प्राप्त होगा, ए डैश बराबर ए डैश वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर। इसको इधर ले जाएंगे, माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यानी केवल ए डैश को इधर रखा है, बाकी सारे टर्म्स को इधर हमने पक्षांतरण कर दिया इसका। तो हमको ये प्राप्त हो रहा है, जिसमें हमने चारों प्रकार के त्वरण देख लिए थे। अब यदि कण का द्रव्यमान m है, तो घूर्णी निर्देश तंत्र पर लगने वाला बल, यदि कण का द्रव्यमान m है, तो घूर्णी निर्देश तंत्र पर लगने वाले बल, तो घूर्णी निर्देश तंत्र पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो बल F बराबर क्या होता है, ma। तो हम इस टर्म को, जो यदि कण का द्रव्यमान m है, तो इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ इस इक्वेशन को। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे, ma डैश वेक्टर बराबर, इधर m से गुणा करेंगे, इधर भी m से करेंगे, तो ma वेक्टर माइनस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर माइनस m ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये टर्म हमको प्राप्त हो गई। तो यहाँ अब हम देखते हैं, यहाँ ma बराबर तो क्या होएगा, F। जो घूर्णी निर्देश तंत्र में बल है, वो तीन प्रकार के बल प्रेक्षित होंगे। घूर्णी निर्देश तंत्र का बल प्राप्त होएगा, ये ए डैश यानी F डैश होएगा, ए डैश है तो, और ये क्या होएगा, F जो घूर्णी निर्देश तंत्र का बल है, सॉरी ये तो घूर्णी निर्देश तंत्र का बल है F डैश, और ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र का बल है। और इस प्रकार के बल को क्या बोलेंगे, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल होएगा। और ये प्रकार का होता है अपकेंद्रीय बल। तो इनको अलग अलग रूप में देखेंगे हम, तो अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं इस समीकरण को हम। यहाँ पर हमको तीन प्रकार के बल प्रेक्षित होते हैं, जो घूर्णी निर्देश तंत्र में तीन प्रकार के बल प्रेक्षित होंगे। तीन बलों का प्रयोग होता है इसमें, तीन प्रकार के बल प्रयोग हो रहे हैं। पहला होता है F डैश बराबर ma डैश। ये तो क्या होता है, घूर्णी निर्देश तंत्र में बल है, यानी घूर्णी निर्देश तंत्र में कण का क्या होता है, बल है, फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम। एंड दूसरा प्रकार का बल होता है माइनस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर। ये होता है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स होएगा ये, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। कोरियोलिस फोर्स होता है, ये जो किसके कारण उत्पन्न होता है, कोरियोलिस फोर्स है जो
कोई भी घूर्णी निर्देश तंत्र के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जिसको छदम या आभासी बल भी कहते हैं। ये कोई भी m द्रव्यमान का कोई कण होता है तो निर्देश तंत्र के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, उसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ये कोरियोलिस फोर्स है, इसकी दिशा है वो जो कण की दिशा के लंबवत कार्य करता है। और अगला होता है दूसरे प्रकार का फोर्स है, ये तो कोरियोलिस फोर्स हो गया। एक फोर्स होएगा -m ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये वाला टर्म्स का। इस बल को हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है अपकेंद्रीय बल, ये इसका मान है जो भूमध्य रेखा के मान को ये कम करने का प्रयास करता है। इसी कारण जो भूमध्य रेखा पर है जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका जी के मान को ये क्या करता है, कम करता है, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। तो इस प्रकार से हमने तीनों बलों का प्रभाव अध्ययन कर लिया। तो जो लास्ट हमारा होता है कोरियोलिस बल, ये कोरियोलिस बल है, इसके दो प्रभाव देखे जाते हैं। कोरियोलिस बल के प्रभाव, कोरियोलिस बल के प्रभाव, इसके प्रभाव देखेंगे हम। कोरियोलिस बल के दो प्रभाव होता है। एक तो क्या होता है, यदि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध होता है, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध होता है, उसमें अगर किसी वस्तु को गिराई जाए, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अगर ऊपर से किसी वस्तु को गिराई जाए तो वस्तु अपने बाईं ओर प्रेक्षित हो जाती है। किधर? वस्तु अपने दाईं ओर प्रेक्षित हो जाएगी। और यदि दक्षिणी गोलार्ध में वस्तु को गिराया जाए, दक्षिणी गोलार्ध में अगर वस्तु को ऊपर से गिराया जाएंगे तो जो ये कोरियोलिस बल है इसके कारण वस्तु है वो अपनी बाईं ओर प्रेक्षित हो जाती है। किधर हो जाती है? बाईं ओर प्रेक्षित हो जाती है। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रभाव देखने को मिलता है, अगर कोई भी व्यापारिक पवन है अगर वो भूमध्य रेखा की ओर आती है तो वो अपने पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। ये इसका दूसरा प्रभाव होता है। कोई भी व्यापारिक पवनें होती है जो अगर आ रही है भूमध्य रेखा की ओर आ रही है तो कोरियोलिस बल के कारण वो अपनी पश्चिम की दिशा की ओर मुड़ जाती है। तो ये हमने कोरियोलिस बल के प्रभाव पढ़ लिए। और ये कोरियोलिस बल का फॉर्मूला था -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, जो किसके कारण उत्पन्न होता है? कोई भी निर्देश तंत्र की घूर्णी गति के कारण उत्पन्न होता है या उत्पन्न प्रतीत होता है, दिखाई देता है, तो उसको कोरियोलिस बल कहते हैं। इसके दूसरा नाम छदम बल या आभासी बल भी इसको कहते हैं। तो आज हमने जो शेष पार्ट रह गया था अपना टॉपिक का उसको हमने कंप्लीट किया है। थैंक यू।